वेलकम दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से दिनांक 15 अप्रैल 2023 के करंट अफेयर्स के साथ। मैं घनश्याम शर्मा, आरएस 2018 रैंक 733 और इस बार इंटरव्यू दे रहा हूं। तो आप सभी के लिए करंट अफेयर्स की कक्षा जो आपके न केवल इंटरव्यू बल्कि इसके साथ साथ आगामी परीक्षा के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो ये सारे एग्जाम्स हैं जिनके लिए इंपॉर्टेंट है और इसकी पीडीएफ भी हम आपको अवेलेबल कराते हैं हमारे टेलीग्राम पे। इसके अलावा आरएस जंक्शन नाम से एक हमारा एप्लीकेशन है जहाँ पर आपको काफ़ी स्टडी मटेरियल अवेलेबल है। तो अगर आप तैयारी करना चाहते हैं और ऑनलाइन आपके पास में अगर कोई सोर्स आप ढूंढ रहे हैं तो आरएस जंक्शन ऐप पर आपको हमारे काफ़ी कोर्सेज की मदद मिल जाएगी। इसके अलावा आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे इस नंबर पर भी। चलिए शुरुआत करते हैं और पहला प्रश्न देखते हैं आज का, बिना समय व्यतीत किए। राजस्थान में सिख संत के नाम पर एक सिख कल्याण बोर्ड का गठन किया गया है और ये गुरु नानक देव के नाम पर रखा गया है। तो कल सरकार ने इसका अनुमोदन किया है ताकि हमारे यहाँ जितने भी जो अल्पसंख्यक समुदाय के सिख समुदाय के जो लोग हैं उनके लिए विभिन्न उत्थान से संबंधित योजनाएं प्रस्तावित की जा सके और रोजगार को बढ़ावा दिया जा सके। अल्पसंख्यक मामलात विभाग ये इसका नोडल विभाग है जिसके अधीन इस बोर्ड को गठित किया गया है। कल वैसाखी था तो वैसाखी के पर्व पर इस शुभ कार्य को अंजाम दिया गया है। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जुड़ा हुआ है जो एक महत्वपूर्ण फ्लैगशिप योजना है केंद्र सरकार की। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की समीक्षा में राजस्थान को किस श्रेणी में प्रथम स्थान से सम्मानित किया गया है? तो रायपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में डिजी क्लेम प्लेटफॉर्म के माध्यम से क्लेम वितरण में सर्वश्रेष्ठ कार्य करने के लिए राजस्थान को यहाँ पर पहला स्थान दिया गया है। इसके अलावा दूसरे स्थान के पुरस्कार से भी सम्मानित हुए हैं। तो हम देख लेते हैं। 14 अप्रैल को रायपुर छत्तीसगढ़ में इस योजना की समीक्षा के लिए एक कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई और वहां पर भारत सरकार के कृषि सचिव के द्वारा राजस्थान को डीजी क्लेम जो प्लेटफॉर्म है उसके माध्यम से जो इस योजना की क्लेम है भुगतान उनका करने के लिए प्रथम पुरस्कार दिया गया। क्योंकि हमने न केवल ये किया बल्कि इसके साथ साथ राज्य में लगभग 80% जो फसल बीमा पॉलिसीज हैं उनको मेरी पॉलिसी मेरे हाथ इस नाम के एक शिविर के माध्यम से वितरित भी किया गया था। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में और भी हमने उत्कृष्ट कार्य किया, जैसे कि जो CCE एग्री ऐप एक एप्लीकेशन विकसित की गई है जिसके माध्यम से हमने जो भी फसल कटाई के प्रयोग हैं उनको ऑनलाइन किया है। इसके अलावा अधिकांश राज्यांश प्रीमियम जो है वो हमने खरीफ का चुका दिया है और जो भी लंबित प्रकरण है उनका भी निराकरण किया है और इसीलिए उनको दूसरा पुरस्कार भी दिया गया है। तो एक तो पहला पुरस्कार, एक दूसरा, 2 पुरस्कार यहाँ पर मिले हैं। योजना की बात करें तो इस योजना में खाद्य फसलें, तिलहन और वार्षिक वाणिज्यिक बागवानी फसलों को सम्मिलित किया गया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो है इसके अंतर्गत न केवल खड़ी फसल बल्कि फसल की बुआई से पहले और फसल कटाई के बाद में अगर कोई भी बारिश या मौसम खराब होने से नुकसान होता है तो उनको भी कवर किया गया है। 72 घंटों के भीतर क्रॉप इंश्योरेंस नामक एक एप्लीकेशन या फिर इनके जो टेलीफोन लाइन है उसके माध्यम से इसमें दावा दर्ज किया जा सकता है। किसानों के लिए प्रीमियम की दर बात करें तो खरीफ के लिए 2%, रबी के लिए 1.5% और वार्षिक वाणिज्यिक फसलों के लिए 5% की दर इसमें रखी गई है। 2016 से ये चल रही है और अब लगातार इसमें जो है सुधार के प्रयास किए जा रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों, राजस्थान में महंगाई से राहत दिलाने के लिए 24 अप्रैल से महंगाई राहत कैंप आयोजित होंगे और इसी दौरान रजिस्ट्रेशन शुरू होंगे निशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना के। आपको बताना है कि इस योजना में प्रत्येक लाभार्थी को अनुमानित कितने रुपए के पैकेट उपलब्ध होंगे। तो 370 रुपए का एक पैकेट पूरा बनाया जाएगा जिसमें विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को इसमें दिया जाएगा। इसके कौन कौन लाभार्थी होंगे उस पर भी हम बात कर लेते हैं। तो प्रदेश के लगभग 1.06 करोड़ परिवार जो कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत चुने गए हैं, अर्थात जिनको अनाज या गेहूं अभी वितरित किया जाता है उन सभी को यहाँ पर इससे जोड़ा जा रहा है। इस योजना में चना दाल, चीनी और नमक 1-1 किलो, तो ये 3 चीज़ तो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसके अलावा खाद्य तेल 1 लीटर, मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर 100 ग्राम और हल्दी पाउडर 50 ग्राम। मतलब एक समय का भोजन बनाने के लिए जो भी आवश्यक वस्तुएं होती है वो सारी की सारी आपको यहाँ पर मिलने वाली है। ये सारी की सारी 370 रुपए के करीब अनुमानित लागत से होगी। इस योजना में कॉन्फेड सहकारिता विभाग द्वारा, कॉन्फेड एक विशिष्ट विभाग है जो सहकारिता विभाग के अंतर्गत ही आता है और ये विभिन्न प्रकार के क्रय और वितरण जैसे कार्यों को करता है। अब वो चाहे लंपी डिजीज की दवाइयाँ हो, चाहे वो मिड डे मील पोषाहार की क्रय और वितरण की बात हो, या फिर अन्य जो भी राहत सामग्री अवेलेबल कराने का कार्य हो, या फिर हमारे जो बहुत से जो फूड मार्केट्स हैं उन सभी को चलाने का काम ये करता है। तो उचित मूल्य की दुकानें जो हमारी है उनके माध्यम से ये पैकेट उपलब्ध होंगे। किन के लिए?
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से जुड़े परिवारों के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले प्रश्न की। राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस लर्निंग, इसको अनुमोदित किया गया है और इसकी स्थापना होगी जयपुर में। बजट 2023-24 में इसकी घोषणा की गई थी और अब ये इंस्टीट्यूट RIAL के नाम से 421 करोड़ रुपए की लागत के साथ बनेगा। ये क्यों बनाया जा रहा है? ताकि जो नई टेक्नोलॉजीज, जो एडवांस टेक्नोलॉजीज है, उनके अंतर्गत हम काम कर सके, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिज़ाइन, मेडिकल टेक्नोलॉजी, क्लाइमेट टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी, इनके अंतर्गत हमारे जो युवा हैं, जो हमारी इंडस्ट्रीज़ है, हमारे जो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज हैं और जो स्टार्टअप्स हैं, वो सारे के सारे मिलकर के यहाँ पर अनुसंधान इसमें कर पाएंगे। ये संस्थान उन्नत प्रौद्योगिकी से जुड़े कार्यों में परामर्शदात्री के रूप में, एक परामर्श देने वाले के रूप में काम करेगा। अभी तक अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ पर बहुत से ऐसे इंस्टीट्यूट स्थापित किए जा रहे हैं जो टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देते हैं, जैसे कि यूनिक IT इंस्टीट्यूट, कहाँ पर? राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल इंस्टीट्यूट के रूप में जोधपुर में। इसी तरह से इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस लर्निंग जयपुर में स्थापित किया जा रहा है। स्टार्टअप के लिए प्लग एंड प्ले फैसिलिटी, मतलब कोई भी स्टार्टअप शुरू करना चाहता है तो आराम से आओ और शुरुआत कर लो, मतलब पूरा का पूरा उनको मदद किया जाता है। तो इसके लिए नॉलेज इनोवेशन हब बनाए गए हैं जयपुर, जोधपुर और कोटा में 3, और एक फिनिशिंग स्कूल के रूप में राजीव गांधी सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी आर्केड स्थापित किया गया है जयपुर में। तो ये कुछ संस्थान हैं। तो आपसे पूछ लिया जाए, मान लीजिए कि राजस्थान में तकनीकी विकास के लिए हालिया प्रयासों पर चर्चा कीजिए, तो हम बता सकते हैं कि बहुत से इंस्टीट्यूट हमारे यहाँ पर शुरू किए गए हैं। तो ये आपके मेंस में बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, मदद करेगा आपको। चलिए, हाल ही में दोस्तों राजस्थान के एक वरिष्ठ पत्रकार जो हैं प्रदीप शेखावत, उनको एक राज्य में सूचना आयुक्त के पद पर नियुक्त किया गया है और वो राज्य है हरियाणा। तो हरियाणा राज्य में 3 सूचना आयुक्तों की नियुक्ति की गई है, जिनमें से एक प्रदीप शेखावत राजस्थान के हैं। वहाँ के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय द्वारा जो है कुलदीप छिक्कारा और डॉक्टर जगबीर सिंह के साथ प्रदीप शेखावत को भी जो है यहाँ पर सूचना आयुक्त की शपथ दिलाई गई है। शेखावत राजस्थान पत्रिका से लंबे समय से जुड़े रहे हैं और राजस्थान से इनका गहरा नाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक और प्रश्न की, ये भी राजस्थान से जुड़ा हुआ है। हाल ही में राजस्थान के किस मिलिट्री संस्थान में 2 T-55 युद्धक टैंकों की स्थापना की गई है? तो दोस्तों राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल जो धौलपुर में स्थित है, वहां पर ये T-55 युद्धक टैंक स्थापित किए गए हैं। इससे पहले अभी हाल ही में MNIT में जो है Mi-18 जो हमारा एक हेलीकॉप्टर है, वो भी स्थापित किया गया था। तो हमारे यहाँ पर कुछ संस्थान हैं, जैसे धौलपुर और अजमेर में मिलिट्री स्कूल हैं और 3 सैनिक स्कूल हमारे पास अलवर, झुंझुनू और चित्तौड़गढ़ में स्थित हैं। तो बात कर लेते हैं इस पर। टैंकों को विद्यालय के रेजिडेंशियल एरिया में स्थापित किया गया है। इन टैंकों को सोवियत संघ से लिया गया था और इन्होंने 1965 और 1971 के युद्धों में साथ दिया था। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में पहले से ही एक विजयंता युद्धक टैंक भी है और एक MiG-21 बाइसन जो विमान है वो भी स्थित है। अगर बात करें पूरे देश भर के मिलिट्री स्कूलों की, तो 5 मिलिट्री स्कूल हमारे पास है। एक शिमला में है, एक अजमेर, एक धौलपुर, एक आपके RMS बेलगाम कर्नाटका में और एक बेंगलुरु कर्नाटका में। तो टोटल 3 ऐसे राज्य हैं जिनमें 5 मिलिट्री स्कूल वर्तमान में पूरे देश भर में मौजूद हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले प्रश्न की। मलेरिया के नए टीके को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन सा है? तो दोस्तों घाना जो दक्षिण अफ्रीकी देश है, वो पहला ऐसा देश बन गया है जिसने मलेरिया के टीके को अपने यहाँ उपयोग करने के लिए अनुमति दे दी। दरअसल 2021 से ही इस टीके की टेस्टिंग चल रहे थे और टेस्टिंग में प्रभावी परिणाम आने के बाद में ये अनुमति दी गई है। इस टीके को ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ने जो है विकसित किया है और भारत के सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया आधार पूनावाला कोविशील्ड का निर्माता ये इंस्टीट्यूट है, उसके द्वारा मलेरिया के इस नए टीके को मंजूरी जो है इसको निर्मित किया जा रहा है और इसको मंजूरी दी गई है घाना के द्वारा। इस वैक्सीन का नाम क्या है? R21 मैट्रिक्स M, मतलब MM 2mm बोला जाता है इसको। क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसके 2 जो है कंटेंट है, एक है R21 जो 5 मिलीग्राम और दूसरा है MM मैट्रिक्स M, ठीक है। इन दोनों के साथ में मिलकर के ये काम करता है। टीके की बात करें तो टीका एक प्रोटीन बेस्ड वैक्सीन है। तो वैक्सीन बहुत अलग अलग तरीके की होती है, RNA बेस्ड होती है, DNA बेस्ड होती है, प्रोटीन बेस्ड वैक्सीन होती है। इसके अलावा आपके जो इनएक्टिवेटेड वायरस वैक्सीन होती है। तो ये सभी अलग अलग तरीके हैं जिनसे वैक्सीन को बनाया जाता है। इसका जो पहले टेस्टिंग किया गया है वो बुर्किना फासो में किया गया है। ये बुर्किना फासो पूर्वी अफ्रीका का एक देश है और यहाँ पर किए गए टेस्ट में
लगभग 498 बच्चों पर, 5 से 17 महीने के बच्चे थे उन पर यह टेस्ट किया गया, जिसमें देखा गया कि 6 महीने वाली जो आपकी डोज है वो 74% और 77% प्रभावी रही। मतलब अगर आप R21-25 mg वाला दे रहे हो तो 74, और अगर R21 50 माइक्रोग्राम mm वाला दे रहे हो तो 77%। तो ये एक विशेष मलेरिया वैक्सीन है जो विश्व की पहली मलेरिया वैक्सीन भी मानी जाती है, और इस वैक्सीन के निर्माण में भारत का भी योगदान रहा है क्योंकि हमारे इंस्टीट्यूट के द्वारा इसे इसका निर्माण किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंबेडकर सर्किट भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन किस स्थान से शुरू की गई है? तो 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती के दौरान नई दिल्ली से जो है, जहां पर महाप्रयाण हुआ हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का, उन्होंने देवलोक गमन उनका हुआ, तो उन्होंने जो है उनके नाम पर अंबेडकर सर्किट एक बनाया गया है जो उनके प्रमुख महत्वपूर्ण स्थलों को जोड़ता है, और वहां पर भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन देखो अपना देश इस योजना के तहत शुरू की गई है। तो अंबेडकर सर्किट भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन 14 अप्रैल को दिल्ली की हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से शुरू हुई। ये कहाँ जाएगी? नई दिल्ली में। नई दिल्ली क्या है? नई दिल्ली है महापरिनिर्वाण भूमि, जहाँ पर प्लेस ऑफ डिमाइस, इनका जो अंत हुआ, जीवन का अंत हुआ, वो यहीं पर हुआ था। इनकी जन्मभूमि है महू, वहाँ पर ही जाएगी। बर्थ प्लेस MP में है। चैत्य भूमि प्लेस ऑफ क्रेमेशन मुंबई, जहाँ पर इनका दाह संस्कार किया गया। और दीक्षा भूमि जो कि नागपुर में है, जहाँ पर इन्होंने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था। तो ये सारे स्थल इसमें होंगे। इसके अलावा सांची जो बहुत ही बौद्ध धर्म का प्रमुख स्थल है, सारनाथ, गया और राजगीर और नालंदा, यहाँ पर भी ये होते हुए जाएगी। तो इस तरह से एक पूरा का पूरा सर्किट यहाँ पर तैयार होने वाला है, जिससे होकर के और ये ट्रेन गुजरेगी। इस ट्रेन को देखो अपना देश योजना के तर्ज पर शुरू किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं। वाराणसी में 17 से लेकर के 19 अप्रैल को G20 देशों की एक बैठक है, और इस बैठक में एक पहल शुरू की जाएगी। दरअसल इसमें जो कृषि मुख्य वैज्ञानिक है वो सारे आएंगे, और यहाँ पर होगी महर्षि पहल। महर्षि पहल क्या है इसको हम समझ लेते हैं। महर्षि पहल एक प्रकार की शुरुआत है जिसका नाम है मिलेट्स एंड अदर एंशियंट ग्रेन्स इंटरनेशनल रिसर्च इनिशिएटिव। तो अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए और जागरूकता के लिए इस बैठक का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें प्राचीन अनाजों को और जितने भी मिलेट्स हैं उनको दर्शाने का प्रयास किया जाएगा। चूंकि हम जानते हैं 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है, तो यहाँ पर विज्ञान, तकनीकी और बाकी अन्य तरीकों से अभिनव समाधानों को साझा करने के लिए सारे देश एक साथ आ रहे हैं, और G20 देशों की इसमें महत्वपूर्ण भूमिका है। मिलेट्स की अगर हम बात करें तो मिलेट्स जो है स्मॉल सीडेड ग्रासेस होती है, ठीक है। इनमें फाइबर होता है, प्रोटीन होता है, विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, लेकिन ग्लूटीन मुक्त होता है जो कि अनाज में ज़्यादा होता है, मोटापे के लिए और बहुत सी बीमारियों के लिए भी वो जिम्मेदार होता है। ये नॉन एलर्जिक होते हैं, और सबसे बड़ी इनकी बात है कि डायबिटीज़ और जो हृदयघात संबंधी रोग हैं उनमें ये रोग हमको बचाते हैं। रेजिलियंट है क्लाइमेट चेंज को, और बहुत कड़े तापमान में भी उगने में सक्षम होते हैं। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया लार्जेस्ट मिलेट प्रोड्यूसर है दुनिया में। 20% वर्ल्ड का शेयर और 80% एशिया का शेयर हमारे पास है। 3 मेजर क्रॉप है, सोरगम यानी ज्वार, पर्ल मिलेट यानी बाजरा, और फिंगर मिलेट यानी रागी। ये 3 मिलेट्स तो हमारे यहाँ पर होते ही होते हैं। राजस्थान, कर्नाटक और महाराष्ट्र टॉप 3 प्रोड्यूसर्स हैं, तो राजस्थान टॉप 1 पर है। मिलेट्स की बात करें तो सरकार लगातार प्रयास कर रही है, जैसे कि न्यूट्री सीरियल मिलेट को घोषित कर दिया गया है। इंडियाज वेल्थ मिलेट फॉर हेल्थ ये स्कीम चलाई जा रही है, और 214 मिलेट डिस्ट्रिक्ट्स को 14 राज्यों में NFSM अर्थात नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन के अंतर्गत भी लाया गया है। क्लाइमेट की बात करें तो 20 से 30 डिग्री टेम्परेचर में इनका जर्मिनेशन होता है। अगर 30 से 50 सेंटीमीटर बहुत कम रेनफॉल भी है तो भी ये यहाँ पर जो है उगाए जा सकते हैं। खरीफ की फसल के रूप में इसको उगाया जाता है। वाटर एफिशिएंट होते हैं, और सोइल्स की बात करें तो ये पुअर से लेकर के वेरी फर्टाइल तक और एल्कलाइन सोइल्स में भी उगाए जा सकते हैं। भूमि के सुधार में भी इनका बहुत बड़ा योगदान रहता है। तो ये थे दोस्तों आज के करंट अफेयर्स जो मैंने आप तक पहुंचाने का प्रयास किया। उम्मीद करता हूं ये आपको पसंद आए होंगे, तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और अपनी RS की तैयारी में जुटे रहें। RS जंक्शन के कोर्सेज के साथ अपनी तैयारी को आप बूस्ट कर सकते हैं। तो आज ही हमारे RS जंक्शन ऐप पर जाएं और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएं। चलिए इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।